इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें वाकई में हाई प्राइसेस शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर करना चाहिए तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें इनमें इन्वेस्ट करते टाइम ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है रीसेंट मार्केट परफॉर्मेंस ऑफ हाई प्राइस्ड शेयर्स। हम शुरुआत में ही एक अहम सवाल पर गौर करेंगे कि पिछले 6 महीनों से 1 साल के बीच में ऊंची कीमत वाले शेयरों ने अदर मार्केट के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया है। यही जानने के लिए कुछ स्टैटिक्स और एग्जांपल्स पर नजर डालें। क्या ऊंची कीमत वाले शेयर्स का कोई अलग इंडेक्स है? अगर नहीं तो हम उनकी तुलना निफ्टी 50 या सेंसेक्स से कर सकते हैं। आपको इसमें यह देखना होगा कि दोनों में से किसने अच्छा परफॉर्म किया है। मान लीजिए पिछले साल हाई प्राइस वाले शेयरों का इंडेक्स 20% बढ़ा, जबकि निफ्टी 50 सिर्फ 10% बढ़ा। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको ये पता चलता है कि ऊंची कीमत वाले शेयरों ने अदर मार्केट्स के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म किया है। इसका मतलब ये हो सकता है कि इन शेयर्स में फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है। क्या सभी ऊंची कीमत वाले शेयरों ने एक जैसा परफॉर्म किया या अलग अलग सेक्टरों जैसे टेक्नोलॉजी, फार्मा, इन सब के शेयर्स को कंपेयर करें। कुछ खास हाई प्राइस वाली कंपनियों को चूज करें और देखें कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। उनकी सफलता या असफलता के पीछे क्या कारण थे। इंडियन शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन पर बिजनेस कर रही है। लगभग 90 अदर इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा महंगे हैं, बल्कि उनके अपने हिस्टोरिक एवरेज का कंपैरिजन भी ज़्यादा है। सेंसेक्स का पिछला 12 महीने का PE रेशियो अब 28.8 है, जबकि इसका 10 साल का एवरेज 22 है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि PE को पीछे छोड़ने के बजाय इन्वेस्टर्स को ऐसे अनसूटेबल टाइम में फॉरवर्ड PE को देखना चाहिए। लेकिन सेंसेक्स फॉरवर्ड PE भी अपने 10 साल के एवरेज से 34% प्रीमियम पर। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ये भी सच है कि हाल के वर्षों में बाजार में संबंधित आय वृद्धि से अधिक तेजी से बढ़ोतरी की। निफ्टी का कुल रिटर्न 2013-14 से लेकर 22-23 के बीच में सालाना औसतन 12.5% रहा है। इस ड्यूरेशन में निफ्टी की शुरुआत 5083.85 पॉइंट से हुई थी और एंडिंग 17161.80 पॉइंट पर हुआ। इसका मतलब है कि निफ्टी ने इस अवधि में, इस टाइम ड्यूरेशन में 237% की वृद्धि दर्ज की। नेक्स्ट पॉइंट है इमर्जिंग टेक एंड ग्रोथ ड्राइवर्स, यानी उभरती टेक्नोलॉजी और बढ़त। हाई प्राइस शेयर की दुनिया में उभरती टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रप्टिव ट्रेंड्स वाइटल रोल प्ले करते हैं। कैसे? जैसे AI। ये तेजी से विकसित होती टेक्नोलॉजी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में रिवॉल्यूशन ला रही है। AI से जुड़ी कंपनियों के शेयर नॉर्मली हाई प्राइस पर कारोबार करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर फ्यूचर में इनकी बहुत तेजी से बढ़ने की उम्मीद रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हेल्थ केयर में AI का इस्तेमाल बीमारियों का जल्दी पता लगाना और अच्छा इलाज देने में मदद कर सकता है। दूसरा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। डेली लाइफ की चीज़ों को आपस में जोड़ने वाली ये टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है। IoT से जुड़ी कंपनियों के शेयर भी हाई प्राइस पर हो सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े बाजार में बदलने की उम्मीद है। IoT का इस्तेमाल स्मार्ट घरों और स्मार्ट शहरों को बनाने में किया जा सकता है। नेक्स्ट है EV, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और फ्यूल की बढ़ती कीमतों के कारण EV तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। EV मैन्युफैक्चरर्स के शेयर अक्सर ऊंची कीमत पर मिलते हैं। टेस्ला जैसी कंपनियों के शेयर काफी ऊंची कीमत पर कारोबार करते हैं। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग संसाधनों को इंटरनेट के जरिए उपलब्ध कराने वाली ये टेक्नोलॉजी तेजी से अपनाई जा रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनियों के शेयर्स भी ऊंची कीमत पर मिलते हैं। Amazon वेब सर्विसेज, AWS और माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर बाजार में लीडिंग कंपनियां हैं। यहाँ पे जब बात नई नई कंपनीज की हो रही है तो कुछ फील्ड्स या कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जो लगभग बुलबुले के इलाके में हैं। इनमें नए ज़माने के बिजनेस शामिल हैं जिन्होंने
आईपीओ इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है। नए जमाने के क्षेत्र में स्पष्ट मूल्यांकन ज्यादतियों के कारण इन्वेस्टर्स को बहुत सावधान रहना चाहिए। कई नई जमाने की कंपनियां हाल ही में बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन पर आईपीओ के साथ सामने आई हैं। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड, जो 23 जनवरी 2024 को प्रति शेयर 418 रुपए के निर्गम मूल्य के साथ अपना आईपीओ लॉन्च लेके आए। ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड, इस कंपनी ने 30 जनवरी 2024 को पर शेयर 230 रुपए के निर्गम मूल्य के साथ अपना आईपीओ लॉन्च किया था। ये कंपनी प्लास्टिक पैलेट और कंटेनर बनाती है। नेक्स्ट कंपनी है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड। इस कंपनी ने 16 जनवरी 2024 को पर शेयर 331 रुपए के निर्गम मूल्य के साथ अपना आईपीओ लॉन्च किया था। ये कंपनी मशीन टूल्स जैसे लेथ मशीन और मिलिंग मशीन बनाती है। रियलिटी ये है कि इनमें से एक दो कंपनियां आने वाले टाइम में बड़ी हो सकती हैं, और ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि हाई आईपीओ वैल्यू हमेशा फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने की गारंटी नहीं देता है। इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करना और अपनी रिस्क उठाने की कैपेसिटी को समझना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट हाइक्स। ऊंची कीमत वाले शेयरों, खासकर फ्यूचर में तेज ग्रोथ की उम्मीद वाले शेयरों पर बढ़ती महंगाई इंटरेस्ट रेट्स का काफी असर पड़ सकता है। जब महंगाई बढ़ती है तो कंपनियों की लागत भी बढ़ जाती है, इससे उनके मुनाफे पर असर पड़ सकता है। हाई प्राइस वाले शेयर अक्सर फ्यूचर में कंपनियों की ज्यादा कमाई की उम्मीद पर बेस्ड होते हैं। अगर प्रॉफिट में कमी होती है तो ये शेयर्स गिर भी सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर कच्चे माल की कीमत बढ़ती है तो इससे कंपनियों का उत्पादन खर्च बढ़ सकता है, इससे उसकी कमाई कम हो सकती है, जिससे शेयर की कीमत गिर सकती है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो कंपनियों के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है, इससे उनके एक्सपेंशन के लिए कम कैपिटल बचती है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने से एक्सपेंशन स्लो पड़ता है तो इन शेयरों की कीमतों में गिरावट आ सकती है। एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी नया कारखाना बनाने के लिए लोन लेती है लेकिन उसी टाइम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो वो शायद वो लोन लेने का फैसला टाल दे, इससे कंपनी की ग्रोथ में रुकावट आ सकती है। अगर महंगाई और ब्याज दरें दोनों बढ़ती हैं तो ऊंची कीमत वाले शेयरों पर डबल असर पड़ता है। एक तरफ कंपनियों की कमाई घट सकती है, दूसरी तरफ उनका विस्तार या एक्सपेंशन धीमा पड़ सकता है। और हमेशा याद रखें कि हाई प्राइस शेयर में निवेश हमेशा रिस्क जोखिम भरा हो सकता है। महंगाई और ब्याज दरें सिर्फ कुछ फैक्टर्स हैं जो इन शेयरों की कीमतों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रीसेंट रेगुलेटरी चेंजेस। हाई प्राइस्ड शेयर्स पर रेगुलेटरी चेंजेस का कई मायनों में फर्क पड़ता है। जैसे सरकार द्वारा डेटा प्राइवेसी से जुड़े रूल्स लाए जाने से कुछ कंपनियों के लिए डेटा जुटाने और इस्तेमाल करने की क्षमता कम हो सकती है। इससे खासकर टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया कंपनियों के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है, जिससे उनके फ्यूचर परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट रूल से कुछ इंडस्ट्रीज जैसे इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूसर कंपनी और मैन्युफैक्चरर में कंपनियों की लागत बढ़ सकती है, इससे उनके मुनाफे प्रॉफिट पर असर पड़ सकता है। गवर्नमेंट द्वारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नियमों में बदलाव से कुछ कंपनियों में फॉरेन कैपिटल का फ्लो भी प्रभावित हो सकता है। श्रम कानूनों में बदलाव के कुछ क्षेत्रों में कंपनियों की लागत बढ़ सकती है, इससे खासकर श्रम प्रधान उद्योगों की कंपनी पर खासकर असर पड़ सकता है। कुछ खास क्षेत्रों जैसे फिनटेक या ई कॉमर्स के लिए भी हाल में अलग अलग नियम बनाए जा सकते हैं। ये नियम इन क्षेत्रों की कंपनियों के व्यापार के तरीकों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि सरकार नए नए नियम निकालती रहती है। इसीलिए जो एकदम नई कंपनी है उसके शेयर हाई इवैल्यूएशन प्राप्त कर रही है, क्योंकि वो कंपनी अपने कॉम्पिटिटर को बाधित कर रही है। इंटरनेट कॉलिंग ने इंटरनेशनल कॉल्स को खत्म कर दिया है, जो पहले के टाइम में टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का रेवेन्यू जनरेट करने का रास्ता था। सेम वे फिनटेक कंपनियों ने ट्रेडिशनल बैंकिंग को स्लो कर दिया है। ये नई कंपनियां और टेक्नोलॉजीज बाधित होती रहेंगी। कोविड के बाद जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हर घर में जाना माना नाम बन गया, जिससे इसके शेयर की कीमत में तेजी आई। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे टेक दिग्गजों ने अपने खुद के प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के बाद जूम को पीछे कर दिया। जो शुरुआती दौर में जूम के शेयर्स की कीमत थी वो अब अपने उच्चतम स्तर से 67% कम है।
इसीलिए ये मान लेना बेवकूफ़ी है कि सभी नए ज़माने की कंपनियां हमेशा के लिए डिस्ट्रप्टर बनी रहेंगी और सरकार चाहे कितने भी नए नियम निकाले, टेक्नोलॉजी हमेशा इवॉल्व करती रहेगी, बनी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यूएशन मैट्रिक्स एंड कंपैरिजन, यानी हाई वैल्यू वाले शेयरों का इवैल्यूएशन, मैट्रिक और तुलना। जब बात हाई वैल्यू वाले शेयर्स की आती है तो ये इम्पोर्टेंट है कि उन्हें ऐतिहासिक औसतों और उसी इंडस्ट्री की अदर कंपनियों से कंपेयर करके उनका इवैल्यूएशन किया जाए। ऐसा करने के लिए हम कई मूल्यांकन मैट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, जैसे पीई रेशियो, प्राइस एंड अर्निंग रेशियो। ये किसी कंपनी के शेयर प्राइस को उसकी पर शेयर अर्निंग ईपीएस से डिवाइड करके निकाला जाता है। ये बताता है कि किसी कंपनी के शेयर को उसकी कमाई के प्रत्येक रुपए के लिए कितना भुगतान किया जा रहा है। हाई पीई रेशियो बताता है कि इन्वेस्टर फ्यूचर में कंपनी की मजबूत कमाई की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे शेयर अधिक वैल्यूएबल हो जाते हैं। दूसरा है प्राइस सेल्स रेशियो। ये किसी कंपनी के शेयर प्राइस को उसकी पर शेयर बिक्री से डिवाइड करके प्राप्त होता है। ये बताता है कि किसी कंपनी के शेयर को उसकी बिक्री के प्रत्येक रुपये के लिए कितना भुगतान किया जा रहा है। आमतौर पर बढ़ती हुई कंपनियों के लिए हाई वैल्यू सेल रेशियो एक्सेप्ट हो सकता है। नेक्स्ट है EV/EBIT रेशियो, इंटरप्राइज वैल्यू स्लैश अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये किसी कंपनी के इंटरप्राइज वैल्यू को उसके EBIT से डिवाइड करके प्राप्त होता है। इंटरप्राइज वैल्यू कंपनी के बाजार कैपिटलाइजेशन में उसका लोन और कैश शामिल करता है। ये मैट्रिक कंपनी के ओवरऑल वैल्यू का इवैल्यूएशन करने में मदद करता है, न कि केवल उसके इक्विटी मूल्य का। इन मैट्रिक्स का उपयोग करके आप हाई वैल्यूड वाले शेयरों की तुलना उनके ऐतिहासिक एवरेज, औसतों और उसी उद्योग की अदर कंपनी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी कंपनी का पीई रेशियो उसके इंडस्ट्री के एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है तो शेयर ज़्यादा वैल्यूएबल हो चुके हैं। हमेशा ध्यान दें कि सिर्फ इन मैट्रिक्स का ही अकेले में यूज़ ना हो। आपको हमेशा कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ, फ्यूचर में ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज और बाजार के रुझानों पर भी विचार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। स्टॉक की ऊंची कीमतों के अलावा भी दूसरी स्ट्रेटजीज हैं जिनसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, जिनमें से कुछ हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसमें कम कीमत में ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदे जाते हैं जिनकी रियल कैपेसिटी मार्केट प्राइस से ज़्यादा है। टाइम के साथ इन कंपनियों के शेयरों की कीमत बढ़ने की उम्मीद रहती है। अगर किसी कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल और फ्यूचर में ग्रो करने की अच्छी पॉसिबिलिटी है, लेकिन किसी टेम्परेरी इशू के कारण उसके शेयर कम बिक रहे हैं, तो उसे वैल्यू इन्वेस्टिंग के जरिए खरीदा जा सकता है। दूसरी स्ट्रेटजी है इनकम इन्वेस्टिंग। इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया जाता है जो रेगुलर इनकम देती हैं, जैसे कि डिविडेंड देने वाले शेयर, बॉन्ड या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REITs। ये स्ट्रेटजीज उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं जिन्हें रेगुलर इनकम की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है पीयर टू पीयर P2P लोन। इसमें आप अपना पैसा उधार देने वाले के नेटवर्क के माध्यम से सीधे किसी व्यक्ति या कंपनी को लोन देते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है एंजल इन्वेस्टिंग। इसमें आप किसी शुरुआती स्टेज की कंपनी जो अपने इनिशियल फेज में है उसमें सीधे इन्वेस्ट करते हैं। इसमें हाई रिस्क होता है लेकिन पोटेंशियल रिटर्न भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कमोडिटीज। इसमें सोना, चांदी, तेल जैसी वस्तुओं में इन्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हेज फंड। ये ऐसे फंड होते हैं जो बहुत सी स्ट्रेटजीज का यूज़ करके प्रॉफिट कमाने का प्रयास करते हैं। हालांकि हेज फंड में निवेश करना आम निवेशकों के लिए सूटेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें हाई रिस्क और हाई फीस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है केस स्टडीज एंड लेसन लर्नड, यानी हम इस पॉइंट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ सक्सेसफुल और कुछ फेलियर्स की कहानियां या बात करेंगे। हम सफल और असफल दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट्स को देखेंगे और उन फैक्टर्स की पहचान करने का ट्राई करेंगे जिन्होंने इन रिजल्ट्स को प्रभावित किया है। पहला है सफलता के एग्जाम्पल्स। मान लीजिए कोई एक्स कंपनी ने नई टेक्नोलॉजी में ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया जिसने मार्केट में काफ़ी क्रांति ला दी और कंपनी को भारी मुनाफा भी दिलाया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि इनोवेशन और बाजार के रुझानों को समझना इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कंपनी वाई ने एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के साथ किसी एक मैच्योर इंडस्ट्री में लीडर बनी और लगातार प्रॉफिट कमाया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि मजबूत बुनियादी बातों का और लॉन्ग टर्म सोच पर ध्यान दें। अब बात करेंगे असफलता के एग्जाम्पल्स की। कंपनी जेड ने हाइप पर आधारित ओवर हाइप्ड वाले स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया जो बाद में फेल हो गया। इससे हमें सीख मिलती है कि अप्रोप्रिएट हार्ड वर्क करें और अवास्तविक अपेक्षा से बचें। नेक्स्ट फेलियर का एग्जांपल है कि कंपनी वाई ने एक अनसर्टेन मार्केट ट्रेंड में एक्सट्रीमली रिस्की बेट्स लगाई जिसके रेपुटेशंस उसे भुगतने पड़े। इससे हमें ये सीख मिलती है कि रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से चिपके रहें। इन सक्सेस और फेलियर्स के एग्जाम्पल से हमें एक मेजर सीख ये मिलती है कि हार्ड वर्क ज़रूरी है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च और एनालिसिस करें, बाजार को समझें, कंपनी का इवैल्यूएशन करें और पोटेंशियल रिस्क की पहचान करें। लॉन्ग टर्म सोच रखें, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे ना भागें। एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल और टिकाऊ विकास पर ध्यान दें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित ना हो, शांत रहें और लॉजिकल डिसीजन लें। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये स्पष्ट नहीं है कि अगर किसी भी फील्ड में इन्फ्लेशन आता है तो हाई वैल्यूड शेयर्स कैसा परफॉर्म करेंगे। ध्यान रखें कि प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स ने कुछ साल ऐसी कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट किया जो बहुत कम कीमत में उन्हें मिल गए थे, और जब उन कंपनीज के आईपीओज आए तो उन्होंने आईपीओ के माध्यम से ज़्यादा ऊंची कीमत पर रिटेल इन्वेस्टर्स को उनके शेयर्स बेच दिए। इसका मतलब है कि आपको पर्याप्त कमाई के इतिहास वाले पुराने खिलाड़ियों की तलाश करनी पड़ सकती है या उनके बारे में रिसर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि नई कंपनियों का अधिकांश प्रॉफिट प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स द्वारा पहले ही निकाल लिया गया था। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स को शेयर सस्ते इवैल्यूएशन में नहीं मिल पाए। नए बिजनेसेस का इवैल्यूएशन करना जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं होता, तो क्यों ना इसे हम किसी पेशेवर या फाइनेंशियल इन्वेस्टर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के ही हवाले छोड़ दें, क्योंकि नए ज़माने के व्यवसाय या बिजनेस शुरुआती चरण में होते हैं। इसीलिए फंड मैनेजरों के लिए भी उनका एनालिसिस करना मुश्किल होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर है कि वे म्यूचुअल फंड के जरिए इस क्षेत्र में निवेश करें। हाई प्राइस शेयर से कुछ अन्य क्षेत्र कैसे प्रभावित होते हैं? नए ज़माने के व्यवसायों तक ही बुलबुलें सीमित नहीं हैं। ट्रिपल डिजिट पीई सूची में अन्य क्षेत्रों की कई कंपनियां शामिल हैं। अब चीज़ों में सुधार की उम्मीद है। मार्केट में आने वाले टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट बुक करने की पॉसिबिलिटी जताई जा रही है। हाई वैल्यू शेयर हमेशा प्रीमियम पर बिकेंगे, हालांकि केवल उन्हीं कंपनियों को चुनें जो वैल्यू प्रोवाइड के लिए जानी जाती हैं। इन्वेस्टर्स को किसी ट्रेंड की हाइप के बहकावे में नहीं आना चाहिए और अपनी गुणवत्ता के बारे में इंश्योर होना चाहिए। उन शेयरों से सावधान रहें जो हाल ही में ट्रेंड में आए हैं या जो ओवर हाइप्ड है। इससे ये कंक्लूड होता है कि इन्वेस्टर्स को हाई प्राइस्ड वाले शेयरों से बचना चाहिए। हाँ, इनमें से कुछ शेयर बाद में मल्टी बैगर बन सकते हैं, इसीलिए इस स्ट्रेटजीज में चूक जाने का एक छोटा रिस्क है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। हाई प्राइड शेयरों में निवेश नहीं करने से चूक जाने की चिंता ना करें। फोमो आपको नहीं होना चाहिए। आप कभी भी सभी इमर्जिंग शेयर्स को नहीं पकड़ पाएंगे, इसीलिए वो इन्वेस्टर कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो मिस आउट करेंगे ही। विद दैट सेड, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।